गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान का जो लेसन है अपना, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने जो लेसन का नाम है वो श्वसन है, ठीक है। तो इससे पहले सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। और जब यह ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन को है वो बाहरी स्रोत के रूप में वो क्या करता है, ग्रहण करता है, या भोजन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए मानव विभिन्न पदार्थों के रूप में उसको भोजन को क्या करता है, वो प्राप्त करता है और ऊर्जा की पूर्ति करता है। कहने का मतलब ये है कि जीव जंतु दैनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं तो ऊर्जा खर्च करते हैं, और इस ऊर्जा की प्राप्ति बाह्य स्रोतों से भोजन के रूप में वो करते हैं, ठीक है ना। अब ये भोजन जब शरीर में प्रवेश करेगा या भोजन जीव जंतु ग्रहण करेंगे तो भोजन है वो छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलेगा, साथ में ऊर्जा की जो प्राप्ति होगी शरीर में, या जो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनेंगे तो उस समय ऊर्जा भी मुक्त होगी। मुक्त होने वाली यही ऊर्जा विभिन्न कोशिकीय कार्यों में क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आज श्वसन का जो प्रकार है, श्वसन के बारे में वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले श्वसन क्या है, ठीक है ना। श्वसन हम किसे कहते हैं, तो श्वसन की परिभाषा क्या लिखेंगे अपने, कि जीव जंतु उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह उच्च ऊर्जा वाला पदार्थ अपघटित होकर सरल अणुओं में बदल जाता है और उच्च मात्रा या अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त हुई यह ऊर्जा हमारे विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न करने के काम आती है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। एक बार वापस देखते हैं श्वसन क्या है। तो श्वसन को क्या लिखेंगे कि जीवों द्वारा उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके सरल व ऊर्जा युक्त पदार्थों में बदला जाता है, ठीक है, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मुक्त हुई यह ऊर्जा हमारे विभिन्न जैविक कार्यों को संचालित करने में काम में आती है। तो ये अपनी श्वसन की परिभाषा बन गई। कहने का तात्पर्य या मतलब यही है कि भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थों वाला होता है, उच्च अणु भार वाला होता है या उच्च ऊर्जा वाला होता है। हमारे शरीर में यह भोजन पहुंच कर के सरल कार्बनिक पदार्थों या सरल अणुओं में बदलता है, साथ साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और भोजन का जो मुख्य घटक है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है। अब इसका अपघटन होगा तो उससे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, साथ साथ क्या CO2 और जल भी इससे अपघटित होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये एक श्वसन की विशेषता हो गई। उसके बाद में अपना जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट श्वसन की परिभाषा के बाद में, वो है श्वसन के क्रियाधार, ठीक है ना। श्वसन के क्रियाधार मतलब श्वसन क्रिया कौन से पदार्थ होंगे तब ही संचालित होगी, ठीक है ना। तो श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार, यानी श्वसन के आधार क्या होते हैं। मुख्य रूप से श्वसन का आधार है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तब हम श्वसन के क्रियाधार को परिभाषित कैसे करेंगे कि जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो उच्च ऊर्जा वाला और जटिल होता है, जिसे ऑक्सीकृत करके सरल अणुओं में बदला जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, श्वसनाधार कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले जटिल अणु ऑक्सीकृत होकर के जब ऊर्जा मुक्त करते हैं तो ऐसे अणुओं को हम श्वसनाधार कहते हैं।
और मुक्त होने वाली ये ऊर्जा क्या करती है, विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। अब श्वसनाधार में आपको अभी बताया है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। इसका मतलब प्राथमिक श्वसनाधार कौन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में नंबर आता है वसा का और सबसे अंत में नंबर आता है प्रोटीन का। तो ये तीन मुख्य क्या होते हैं, श्वसनाधार होते हैं। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन, ठीक है, ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पलावी श्वसन और जीवद्रव्य श्वसन दो प्रकार बताए थे। ठीक है, कि जब कार्बोहाइड्रेट के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम पलावी श्वसन कहते हैं, और यदि जो प्रोटीन है उसके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो उसको जीवद्रव्य श्वसन कहते हैं। अब ये प्लावी श्वसन और जीवद्रव्य श्वसन दोनों कौन सी स्थिति में होते हैं, भूखमरी और रोगों की स्थिति में होते हैं। मतलब भूखमरी क्या होती है कि अपर्याप्त भोजन मिले, ठीक है ना, यानी व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं खाए, तो ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से भूखमरी कहेंगे। ठीक है, या भोजन के अंदर पर्याप्त तत्व नहीं होते हैं, पर्याप्त भोजन भी नहीं होता है, तो व्यक्ति भूखमरी की स्थिति में आ जाता है और उससे उसके शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है वो खर्च हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुर्बल, कमजोर और पतला हो जाता है। तो ये एक तरह से प्लावी और जीवद्रव्य श्वसन था। तो श्वसन के क्रियाधार का मतलब बता दिया आपको। आगे जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम औक्षी श्वसन और अनौक्षी श्वसन या यूँ कहें वायवीय और अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और यदि श्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन के बिना संपन्न हो जाती है तो उसको हम अवायवीय या अनौक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, समीकरण लिख रहे हैं हम वायवीय श्वसन की। सबसे पहले मुख्य जो श्वसनाधार कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6 प्लस O2, क्योंकि वायु की उपस्थिति में होता है, तीर का चिन्ह लगाएंगे, CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ये ऊर्जा मुक्त होती है। संतुलित कर लेंगे तो यहाँ 6 लगा देंगे, ये 6CO2 6H2O। ठीक है ना भाई, ये अपना प्राथमिक श्वसनाधार है कार्बोहाइड्रेट। वायु की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, ये इतनी भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब वायवीय श्वसन के दौरान जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं या भोजन का पूरी तरह से क्या होता है, अपघटन हो जाता है, जिससे हमें उच्च मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये वायवीय श्वसन की विशेषता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। CO2 और H2O भी क्या है, मुक्त होती है। ऊर्जा जो मुक्त होती है उसको जीवधारी क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं में संचालित कर लेते हैं। दूसरी आती है अवायवीय श्वसन की, तो सूत्र सेम रहेगा, केवल ऑक्सीजन नहीं होगी, C6H12O6 तीर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ CO2 H2O के स्थान पर क्या दूसरा क्या बनेगा, यहाँ C2H5OH यानी एल्कोहल प्लस जो है वो CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी ये ऊर्जा मुक्त होगी। यानी कहने का मतलब अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति में होता है ये अवायवीय श्वसन। सूत्र के अंदर भी देखो C6H12O6 प्लस O2 नहीं है, इसका मतलब वायु की आवश्यकता इसमें क्या है, नहीं होती।
और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अपूर्ण पाचन होता है, पूरी तरह से हमारे शरीर में इसको जीवों के शरीर में जो अवायवीय श्वसन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का या भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से अपघटन नहीं होता, जिससे क्या है एल्कोहल का निर्माण होता है और कम मात्रा में क्या होती है ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार का जो श्वसन है वो कवकों के अंदर और अंकुरित हो रहे बीजों के अंदर क्या है पाया जाता है। तो ये वायवीय और अवायवीय श्वसन की विशेषता थी। उसके बाद में श्वसन स्थल, ठीक है, श्वसन स्थल क्या है, तो श्वसन स्थल के बारे में हम लिखें श्वसन स्थल किसे कहते हैं। तो श्वसन स्थल में क्या लिखेंगे कि श्वसन स्थल के अंदर हम लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया जिस भाग में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं श्वसन स्थल कहते हैं। वापस देखते हैं, जीवधारियों में वह कोशिका अंग जहाँ श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उस जगह को श्वसन स्थल कहते हैं। और जीवों का प्राथमिक या मुख्य श्वसन स्थल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इससे पहले श्वसन की क्रिया, श्वसन स्थल को समझने से पहले आपको एक बार वापस से इनके बारे में श्वसन की क्रियाधार के अंदर ये बता दिया, श्वसन के प्रकार बता दिए, श्वसन स्थल का अब हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो श्वसन जो स्थल है उसकी परिभाषा बताई दी कि जिन भागों में शरीर के वे कोशिका अंग जहाँ श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं श्वसन स्थल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे अपने, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे इसका, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाएंगे। इसके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंग है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, दो झिल्लियां होती है, बाहरी झिल्ली को बाह्य कला और आंतरिक झिल्ली को अंतःकला कहते हैं। दोनों झिल्लियां लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। बाहर वाली जो झिल्ली है वो एकदम सपाट या समतल होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली है उसके ऊपर क्या है अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके अंदर क्या है बन जाते हैं और ये उभार अंगुली जैसे प्रवर्ध के रूप में होते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं अपने क्रिस्टी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंतःकला की विशेषता है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का हम चित्र बना रहे हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, बाह्य कला कह सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अंतःकला है, ठीक है ना। दोनों झिल्लियां किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब देखो इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश है उसे परिझिल्ली अवकाश भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है अवकाश पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। परिकला अवकाश या परिझिल्ली अवकाश के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद में आपको बताया कि जो बाहरी झिल्ली होती है वो एकदम सपाट या समतल होती है। आंतरिक झिल्ली है वो अंदर की ओर अंगुली नुमा उभार के रूप में, ठीक है ना, विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। ये उभार क्या कहलाते हैं, इन उभारों को हम क्या कहते हैं, जो ये उभार है इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टी कहते हैं। और देखो ये उभार है, दूसरा ये उभार है, ये उभार है। इन उभारों के बीच के अंदर जो अपना अंतराल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अंतःक्रिस्टी अवकाश, ठीक है ना, अंतःक्रिस्टी अवकाश, ठीक है ना भाई। एक क्रिस्टी से दूसरी क्रिस्टी के बीच का अवकाश अंतःक्रिस्टी अवकाश है। उसके बाद में जो ये क्रिस्टी है इस क्रिस्टी पर क्या गोलाकार कण चिपके होते हैं। ये क्रिस्टी है उसकी सतह पर क्या होते हैं, गोलाकार कण चिपके होते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं, F1 कण या प्रारंभिक कण, ठीक है ना, या इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम, ठीक है ना। इसीलिए ये क्रिस्टी है वो श्वसन स्थल का भी कार्य करती है, ठीक है। तो ऑक्सीसोम क्या है, उत्तर क्या लिखेंगे, क्रिस्टी की सतह पर या क्रिस्टी के ऊपर वृत्त आकार या गोल आकार के कण चिपके होते हैं। इन कणों को हम F1 कण या ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण कहते हैं,
ठीक है। अब ये कण ही क्या काम करते हैं कि जो ऊर्जा होती है भोजन की उसको एटीपी के रूप में संचित रखते हैं। उसके बाद में जो ये भाग आता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक अंतःकला है उससे आगे का जो ये भाग है या इसके अंदर अवकाश पाया जाता है, अंतःकला के अंदर का जो अवकाश है उसका नाम क्या है, पीठिका, ठीक है ना, पीठिका या मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम क्या है, आधात्री भी है। इस भाग में या पीठिका भाग के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के श्वसन एंजाइम भरे होते हैं, जैसे NAD है या ADP है, ठीक है ना, ये श्वसन एंजाइम भरे होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम भी इसमें भरे होते हैं, DNA और RNA भी क्या इसके अंदर पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसी प्रकार से मुख्य श्वसन स्थल का कार्य करती है, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन की ऊर्जा को यह एटीपी के रूप में संचित करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती है, कोशिका का शक्तिगृह कहलाती है, ठीक है। तो ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता बता दी आपको, और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल क्यों होता है इसके बारे में बता दिया। उसके बाद में है श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है ना, श्वसन की क्रियाविधि, इसको हम समझते हैं श्वसन की क्रियाविधि क्या है। पहले भी श्वसन के बारे में आ गया था। श्वसन की क्रियाविधि में क्या लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल यौगिक है और ये जीवों द्वारा अपघटित होता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो ये श्वसन की क्रियाविधि एक पथ है, चक्र है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर क्या होता है भी ग्लूकोज के एक अणु का अपघटन होता है जिससे 2 अणु पायरविक अम्ल के बनते हैं, ठीक है। अब ये हम जो श्वसन की जो प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है उसके अंदर एक यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक नाम आता है EMP पथ, ठीक है ना, क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। तब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है, इसका पथ है ये, या यूँ कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र को मैंने ये आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है क्या, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में शुरुआत प्रारंभिक होता है ग्लूकोज और अंत में क्या बनता है, पायरविक अम्ल। तो परिभाषा यहीं से लिख सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु का जब अपघटन होता है तो पायरविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये एक बार परिभाषा बताई है। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये EMP 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो अंत में जो पायरविक अम्ल का निर्माण होता है तो वो घटना 10 चरणों में संपन्न होती है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज से पायरविक अम्ल के बनने की जो घटना थी उसको एकदम सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये घटना 10 चरणों में संपन्न होती है। तो इन वैज्ञानिकों के जो नाम है उसका प्रथम जो शब्द है उनको जोड़ करके और ये EMP पथ बना है, जिनमें E का मतलब होता है एम्बडन, M का मतलब होता है मेयरहोफ और P का मतलब होता है पार्नस, यानी एम्बडन दूसरा वैज्ञानिक मेयरहोफ और तीसरा वैज्ञानिक पार्नस, ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस पथ के बारे में समझाया था। इन वैज्ञानिकों के सम्मान में इसको क्या कहते हैं, EMP पथ भी कहते हैं। अब बीच में और भी बताएं भी ग्लाइकोलाइसिस शब्द है वो कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना, कि ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। इसके अंदर 2 शब्द है उनसे मिलकर बना होता है, एक तो होता है ग्लाइकोस,
यानी शर्करा, और लाइसिस बराबर होता है अपघटन, यानी शर्करा का अपघटन होना ही ग्लाइकोलाइसिस है। तब शुरू करते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में, ध्यान से देखें ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या है, ईएमपी पथ सारी चीज़ें वापस देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक भाषा का शब्द है जो ग्लाइकोस तथा लाइसिस नाम के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनमें ग्लाइकोस का मतलब शर्करा और लाइसिस का मतलब अपघटन अर्थात ग्लूकोज का अपघटन होना ही ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्रमबद्ध तरीके से 3 वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम ठीक है ना एम्बडन, मेयरहोफ और पार्नस है, इन्होंने इस मार्ग की या पथ की खोज की थी कि किस प्रकार से ग्लूकोज अपघटित होकर पायरुविक अम्ल में बदलता है, इसलिए इसको ईएमपी पथ भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा क्या लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे ग्लूकोज के एक अणु का अपघटन क्रमबद्ध तरीके से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है, जिससे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, तो यह घटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, ये अपनी ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा बन गई। अब बच्चों ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो 10 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है ना, 10 चरणों में संपन्न होता है। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले 1 नंबर पर लिखेंगे हम, ठीक है ना, थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इसकी समीकरण भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज का अणु हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। इस क्रिया में एटीपी खर्च होती है और एडीपी बनती है तथा मैग्नीशियम आयन भी इसमें कार्य करते हैं। वापस देखो, ग्लूकोज का अणु मैग्नीशियम आयन तथा हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट का अणु बनता है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण के माध्यम से भी लिख सकते हैं। समीकरण आपको यही बता रहा हूं मैं, समीकरण कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे ग्लूकोज, तीर का चिन्ह लगा दिया, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे आप हेक्सोकाइनेज, ठीक है ना, और उसके बाद में लिखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गई, पहले थ्योरी उसके बाद में समीकरण। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, दूसरा चरण। ठीक है, इसमें यहाँ से शुरू करेंगे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट का अणु फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये दूसरे चरण में लिखेंगे। फिर समीकरण लिख देंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, तीर का चिन्ह ऊपर, तीर के चिन्ह के ऊपर नाम लिखेंगे फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, तीर के चिन्ह के आगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट लिख देंगे। उसके बाद अगला चरण क्या लिखेंगे, अगले चरण में नंबर 3 लगा के कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट का अणु फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एटीपी के अणु खर्च होते हैं और एडीपी में बदल जाते हैं। उसके बाद समीकरण लिख दी सेम वही कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट, तीर का चिन्ह फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और तीर के चिन्ह के आगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट और तीर के चिन्ह के नीचे क्या है, ये इस प्रकार से दर्शा देंगे एटीपी को। ठीक है ना, अगला जो चौथा चरण होगा अपना, उसमें लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का अणु एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे 3 कार्बन परमाणु वाले 2 अणु बनते हैं, जिन्हें फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ इस PGAL का मतलब P का मतलब फास्फो, GAL का मतलब गिल्सरेल्डिहाइड। ठीक है, ये भी 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। और दूसरा क्या है, DI का मतलब डाई
H का हाइड्रोक्सी, A का एसीटोन, P का फास्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला परमाणु है, यौगिक है। ठीक है, तो वापस देखते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का एक अणु एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे 3 कार्बन परमाणु वाले 2 यौगिक बनते हैं, जिन्हें फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड तथा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों यौगिक, ठीक है ना, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक दूसरे में बदल सकते हैं। मतलब ये आइसोमरेज एंजाइम होगा तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, या फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, लेकिन अंत में क्या होता है कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो PgL में ही बदलता है। अब ये लिखा है ना यहाँ 3 PgL से ये शुरुआत होगी। ठीक है ना, PgL फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम होगा तभी ये घटना होगी, इसके बिना ये घटना क्या है, नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला चरण लिखते हैं कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का अणु डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे 1,3 डाई, डी का डाई यानी 2, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का अणु बनता है। अगले चरण में फिर ये समीकरण लिख देंगे 3 PgAl, या हिंदी में लिख सकते हो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है ना, तीर का चिन्ह लगा दिया, तीर के चिन्ह के ऊपर नाम लिख दिया एंजाइम का डीहाइड्रोजिनेज, और अभिकारक के उत्पाद के अंदर क्या लिख दिया, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अगला जो चरण शुरू होगा उसमें क्या लिख देंगे कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का अणु डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, PGA का मतलब फास्फो, जी का ग्लिसरिक अम्ल, यानी 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, और NAD है वो NADH2 में बदल जाती है। NAD यहाँ संवसनीय एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले में आपको बताया था। ठीक है, समीकरण लिख देंगे 1,3 डाई PgAl, तीर का चिन्ह, तीर के चिन्ह के ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिख देंगे, तीर के चिन्ह के आगे 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, अगले चरण में क्या लिखेंगे कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अणु डाई फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे 3 PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। समीकरण लिख देंगे। अगले चरण में क्या लिखेंगे कि 3 PGA का अणु फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा अपघटित होता है, जिससे 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना, समीकरण लिख देंगे 3 PGA, तीर का चिन्ह, ऊपर लिख देंगे फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, और उत्पाद में लिख देंगे 2 PGA। अगले चरण में लिख देंगे कि 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु इनोलेज एंजाइम द्वारा जल को त्याग करके, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल को त्यागते हैं, जिससे PEP अम्ल का निर्माण होता है, यानी फास्फो इनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। P का मतलब फास्फो, E का इनोल, P का पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। समीकरण लिख देंगे 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, तीर का चिन्ह, ऊपर नाम लिख दें, तीर के चिन्ह के ऊपर एंजाइम का इनोलेज, और उत्पाद में क्या लिख देंगे फास्फो इनोल पायरुविक अम्ल। ठीक है, अगले चरण में क्या लिखेंगे कि फास्फो इनोल पायरुविक अम्ल का अणु पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होता है, जिससे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, फिर समीकरण लिख देंगे PEP, तीर का चिन्ह पायरुविक काइनेज, तीर के चिन्ह के आगे पायरुविक अम्ल। इस प्रकार हमें ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। एक चीज़ इसमें आपको देखनी है, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस चक्र को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी के नीचे क्या लिखेंगे आप, समीकरण हर हाल में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये ग्लाइकोलाइसिस एकदम आसान सा जो चक्र है उसको समझाया गया आपको। अब देखो कोई इसमें 10 चरण आते हैं। ठीक है ना, 10 चरण आते हैं। मान लो ये पहला चरण हो गया, दूसरा यहाँ चरण हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, चौथा चरण ये हो गया। ठीक है,
ये 5वां चरण, ये 6ठा चरण, ये इसका 7वां चरण, ठीक ना, 8वां चरण, उसके बाद में 9वां चरण, और ये क्या है 10वां चरण, ठीक है ना। अंत में 10वें चरण में पायरवी कमल बन ही रहा है। तो ये 10 चरण है। इसके अंदर अपना जो ग्लूकोज से पायरवी कमल बनने की घटना है वो संपन्न हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस इसी का नाम है। अब आपको कोई एक समीकरण के माध्यम से किस प्रकार से हम इसको क्या है सही ढंग से करें, ग्लाइकोलाइसिस को किस प्रकार समीकरण लिखें, नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं। ये मैंने ये 6C का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कार्बन की संख्या 6 है। इधर यहाँ 3C या 3C लगाइए, इसका मतलब PgAl है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है ना। समीकरण में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से ग्लूकोज का ही ले रहा हूं, जैसे ग्लूकोज का लिख दिया ग्लूकोज, ठीक है, तीर का चिन्ह लगा दिया, तीर के चिन्ह के ऊपर हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा दिया, हेक्सोकाइनेज, और तीर के चिन्ह के आगे क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। और यहां ये ऐसे कर देंगे, ATP है वो खर्च हो जाती है, ADP में बदल जाती है, और यहाँ Mg2 पॉजिटिव। ये प्रत्येक में समीकरण इसी प्रकार से आपको लिखनी है। इसका ले लेते हैं, इसके अंदर भी क्या करेंगे, जैसे फ्रक्टोज, ठीक है, समीकरण के रूप में भी कैसे समझें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ठीक है। एंजाइम देखो यहाँ कौन सा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, यहाँ लिख देंगे फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। बन क्या रहा है अपना, फ्रक्टोज 1 डाइफास्फेट, ठीक है ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी ये 10 चरण हैं, 10 चरणों को हम समीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले थ्योरी लिख देंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, समीकरण लिख देंगे। तो आज का जो अपना मुख्य टॉपिक था वो श्वसन का था। श्वसन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो उच्च ऊर्जा वाले होते हैं उन्हें सरल और उच्च ऊर्जा वाले कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, या ऊर्जा अधिक मात्रा में ये क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, श्वसन था, ठीक है। श्वसन का मतलब क्या है कि उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के और मतलब सरल पदार्थों में बदलते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है, उसी का नाम क्या था, श्वसन था। उसके बाद श्वसन के प्रकार थे, श्वसन का स्थल था, श्वसन का स्थल मुख्य रूप से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो श्वसन की क्रिया है वो ग्लूकोज से पायरवी कमल बनने की घटना कैसे संपन्न होती है वो हमने इस चक्कर के माध्यम से समझी है। आगे का अध्ययन है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।